ये बंद कर दीजिएगा। ये 7 बस यहीं से इसको थोड़ा सा रिवाइज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, उसकी एक यूटिलिटी आप समझ लें ये है कि इन फ्यूचर कोई भी आप डिसीजन करते हो, कोई भी फैसला करने लगते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हो या इस तरह से कोई चीज, तो आप प्रीवियसली जो डेटा होता है उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करके और किसी भी, अब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं, किसी भी इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब इवेंट क्या है? कोई भी एक्सपेरिमेंट है, और मैंने कल भी बात की थी कि आपके जो कोर्स में एक्सपेरिमेंट लेके जिनसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, शायद वो बड़े प्रैक्टिकल तो नहीं है कि जी ये सिक्का थ्रो करना है या डाइस, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? यस ट्रू, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि जी अनसर्टेनिटी से प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें ये ना पता हो कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या होगा, तो फिर हम देखते हैं कि यह। और मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अक्सर कोई डॉक्टर जो है, अगर वो किसी का कोई ऑपरेट करना हो या किसी को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी हो, तो एक वर्ड बोलते हैं जी इसका सक्सेस रेट 90% है। कहां से पता कि प्रीवियसली जी पेशेंट थे, हमने 100 पेशेंट को ऑपरेट किया, 90 पेशेंट उनमें से ठीक हो गए, तो 90% इज द सक्सेस रेट हो गया ना। कुछ इस तरह से वो वर्ड बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके पास प्रीवियसली डेटा अवेलेबल होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, वो था भी अनसर्टेनिटी, दैट इज द गैम्बलिंग गेम। कोई गैम्बलर था और वो बेट, चूंकि बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये जो बेटिंग है ये ऑफिशियल है, बकायदा इसके क्लब बने हुए हैं, कैसीनोस बने हुए हैं, तो वहां पर वो था और उसने कुछ डबल डाइस को लोग थ्रो करते थे और ये नंबर आ जाता था तो वो फिर विन करते थे। तो वो जो गैम्बलर था उसने एक्चुअली वो जो आउटकम्स थी, मुख्तलिफ जो रिजल्ट थे, उसका
कैलकुलेट करने की कोशिश की कि किस पर बेट लगाई जाए तो उसके जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो उसके ख्याल में कुछ और था, लेकिन वो जिस तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा था तो रिजल्ट उसके ऑपोजिट आ रहे थे। तो उसने फिर अपने दो जो मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनको वो जानता होगा, उसने अपना प्रॉब्लम उनको भेजा और फिर काफी उन्होंने आपस में पास्कल ने और फर्मेट ने काफी आपस में डिस्कशन की कि हाँ यार ये ऐसा होना चाहिए, अगर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, इस तरह से करके उन्होंने डिस्कशन की। और फिर बड़ी देर तक लोगों ने इसकी जानिब कोई ख्याल ना किया, लेकिन फिर 18th सेंचुरी में आके वो जो गेम के ऊपर जो चांसेस की वो बात करते थे उनको उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया फिर बाकी अपने प्रॉब्लम्स में। तो मैंने ऐसे ही बस एक दो जो हैं वो चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। अदरवाइज मतलब इसकी बहुत हर फील्ड में ऑलमोस्ट, मैंने कल भी कहा था कि हमारे पास तो शायद हर फील्ड में ही इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अब चल रही हैं कि किस तरह से हम सिर्फ एक डेटा लेके और गेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और उसी की बेस पर हम सारी की सारी डिस्कशंस जो है वो अपनी लेके जाते हैं। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी की अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन करना चाहें तो क्या चीज है, तो प्रोबेबिलिटी है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई चीज है अनसर्टन है, क्या होगा, बारिश कितनी होगी, ज्यादा चांस है, तो ये शायद प्रोबेबिलिटी नहीं है। जब हम कह देते हैं ना 40% चांस है या 30% चांस है तो शायद ये प्रोबेबिलिटी है। और वो भी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि जी 40 30 20, तो वो प्रीवियस काफी सारा डेटा लेते हैं ना कि जब भी इतना टेम्परेचर होता है, जब भी इतना विंड प्रेशर होता है, जब भी इतना प्रेशर होता है हवा का, इतना मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, तो पिछली दफा जब हुआ था तो बारिश नहीं हुई थी, तो इस दफा क्या चांसेस है। तो इस तरह से करके वो बहरहाल सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ज़ाहिर डेटा तो किसी जगह से जनरेट होना है, तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम को हम बिफोर टाइम ना प्रेडिक्ट कर सकें, बिफोर टाइम ना हम बता सकें कि जी क्या होगा, तो इसको हम कह देते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जहां पर सर्टेनिटी आ जाए कि ये यही होना है, तो वहां पर चांस की क्या बात आप करेंगे, वहां तो नहीं आप कहेंगे कि क्या चांस है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि जी सिक्के को थ्रो करें, अब क्या चांस है कि वो सिक्का जमीन पर गिरेगा, भाई सर्टन है वो जमीन पे गिरेगा, प्रूफ हो चुका है लॉ ऑफ ग्रेविटी से। तो यहां तो नहीं आप बात करेंगे जी कि 50% चांस है वो हवा में चल जाएगा और 50% चांस है सिक्का जमीन पे गिर जाएगा, तो वहां तो अनसर्टेनिटी नहीं है एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि जब सिक्का जमीन पे गिरेगा तो क्या उसके ऊपर हेड आएगा कि टेल आएगी, यहां जरूर अनसर्टेनिटी है और यहां जरूर प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम को, जिसके रिजल्ट्स को हम विद सर्टेनिटी जो है वो नहीं कर सकते। और आउटकम क्या है, रिजल्ट को हम आउटकम बोल देते हैं। जो भी सिक्का थ्रो करना एक्सपेरिमेंट था, इसकी आउटकम रिजल्ट क्या आया है कि जी हेड आ गया है, तो इसको हम कहेंगे ये इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम आई है। सैंपल स्पेस क्या चीज है, अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, उस एक्सपेरिमेंट को अगर परफॉर्म किया जाए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, वो तमाम जो रिजल्ट्स को अगर आप एक सेट बना के लिख देते हो तो उसको हम कह देते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। और मैंने कल 3-4 एग्जांपल्स आपसे शेयर की कि अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट हो तो इसकी सैंपल स्पेस क्या है, इसकी सैंपल स्पेस, देन 3 कॉइन्स अगर बनाने हो तो कितनी सैंपल स्पेस बनेगी, सिंगल डाइस है, 2 डाइस हैं, 1 कॉइन 2 डाइस है, तो सैंपल स्पेस। और इसकी जो ये वाले हैं इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स, बिल्कुल वही हम इनको कॉल कर देते हैं। और इनको लिखने का भी एक स्पेसिफिक वे है, n नंबर कह दें इनटू ht यानी कि 2। तो ये आपके पास आउटकम्स जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पर सारी की सारी आ जाएंगे। और सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हैं तो ये n और देन इनका नंबर जो है 4, तो वो ये नंबर 4 जो है वो आपके पास इस तरह से ये नंबर्स आ जाएंगे। इवेंट, अच्छा ये जो इवेंट का वर्ड है, अगर हम s को सुपरसेट कह दें, x को अगर हम सुपरसेट का नाम दे दें कि जी ये हमारे पास सुपरसेट है, s जो है वो अगर हमारे पास एक सुपरसेट के तौर पर आ रहा है, s इज द
सुपरसेट, तो देन आप कह सकते हो कि ए जो है वो उसका सबसेट है, सुपरसेट एंड सबसेट। सो सुपरसेट और सबसेट, फर्ज करें इसके एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं, और इसमें से अगर आप 2 एलिमेंट्स ले लेते हो तो आप कह सकते हो कि जी ये इसका सबसेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स का रिजल्ट, उसके कुछ एलिमेंट्स का रिजल्ट, तो हम कह दे देंगे कि ये उसका जो है वो एक्चुअली सबसेट है। तो इवेंट क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट या अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट, सैंपल स्पेस का सबसेट, सिंपल इवेंट्स, simple events, an event that contains only one sample point, an event that contains more than one sample point. एग्जाम्पल्स कल शेयर की, और फिर ये लास्ट पे आपसे डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी जब भी कहीं कैलकुलेट की जाए तो पॉसिबल उसकी क्या लिमिट आती है, तो पॉसिबली उसकी जो लिमिट आएगी वो आपके पास जो है वो 0 से लेके और 1 तक की पॉसिबल वैल्यूज की जो लिमिट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट था, 3 टाइम्स टॉस करना था, और ये जो 1 2 3 4 5 हैं ये हमारे इवेंट्स हैं, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना, वो 8 पॉसिबिलिटी लगी हुई हैं, तो कभी हम कहते हैं ये कैलकुलेट करें, कभी हम कहते हैं जी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज है। क्या प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, इवेंट को हम रूटीन से ए बी सी वगैरह से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो तो ये आपके पास होगा एन ए बाय एन एस, एन ए बाय एन एस, तो ये आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी। फिर हमारे पास एक इवेंट ये वाला था, एक इवेंट आपके पास ये था, एक इवेंट ये था, और इस तरह से मुख्तलिफ इवेंट जो हैं वो आपके पास जो है वो मेंशन थे। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कार्ड्स गेम में, ताश के पत्ते, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दिया, कुछ बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने बेसिक जो प्लेइंग कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझा दिया था कि 52 ताश के पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते जो हैं उसके ऊपर कार्ड्स जो हैं उसके ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ होता है, और 26 कार्ड्स के ऊपर ब्लैक। वो जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें 2 तरह के सिंबल्स लगे हुए होते हैं कार्ड्स के ऊपर, स्पेड और क्लब्स, जिसे आप चिड़िया और हुक्म बोलते हो, और जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं डायमंड और हर्ट, जिसे आप ईंट और पान का लफ्ज बोलते हो। तो सिंबल्स जो हैं, नाम ही अगर आप याद कर ले तो दैट्स एनफ, सिंबल जाहिर है कि आपको इतना ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर जो नंबरिंग होती है उसमें 4 जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं, और 9 जो हैं वो न्यूमेरिक्स होते हैं, देयर इज नो 1, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से 10 तक ये 9 बनते हैं। ए को एस बोलते हैं, ACE, के फॉर किंग, उसके ऊपर किंग की तस्वीर, बादशाह की तस्वीर बनी हुई होती है, क्यू फॉर क्वीन, मलका की तस्वीर बनी होती है, एट जे फॉर जैक, उसके ऊपर वजीर या उनका कोई मुलाजिम उसकी तस्वीर बनी होती है। इनके ऊपर चूंकि कोई ना कोई फेस बना हुआ होता है के, क्यू और जे के ऊपर, तो इसलिए हम इनको जो है वो पिक्चर कार्ड का नाम दे देते हैं, और एस को जब भी कॉल कर इनको नंबर कार्ड कह देते हैं, नंबर कार्ड, पिक्चर कार्ड, और ये जो एस है वो एज इट इज एस ही जो है वो कहलाता है। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, फेयर डाइस जिसके हर आउटकम के आने का चांस जो है वो बराबर हो, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब नीचे ज़ाहिरा के इवेंट का नाम आएंगे, ये मैंने 2 जो फेयर डाइस थी उसकी सैंपल स्पेस बना दी, और अब कहा गया कि नीचे कुछ इवेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट इवेंट है अ डबल 6 आने का क्या चांस है, तो आपने क्या करना है, पूरी सैंपल स्पेस से ये देखना है कि कितनी आउटकम्स ऐसी आ रही हैं जिनमें दोनों डाइस के ऊपर 6 आ रहा है, तो शायद ये एक आउटकम है जिसके ऊपर दोनों डाइस के ऊपर जो है वो 6 आ रहा है, तो ये सिर्फ एक आउटकम है। काउंट कर लिया, तो उसके बाद कह दिया जी इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, और ये 36 क्या है, ये आपके पास टोटल आउटकम्स हैं। रिमेंबर NA
बाय NS। तो ये टोटल आउटकम्स जो हैं वो आपके पास आ रही हैं और इस बेस पे जो है वो उसके आउटकम आ गए। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम था सम ऑफ द डॉट्स आर 8 और मोर। कितनी आउटकम्स ऐसी हैं कि जो उसके ऊपर डॉट्स आ रहे हैं उनका सम करेंगे तो वो 8 या 8 से ज्यादा होगा। अब देखें स्टार्ट में तो जाहिर है आपको आइडिया नहीं है, तो आप कहेंगे जी कि इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम तो 2 बनता है, इन दोनों का सम 3 बनता है, ये तो नहीं आएंगे, ये तो चेक तो एक एक करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी सेंस दिखाएं। आपने कहना जी कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी से बड़ी आउटकम आएगी वो 1/6 आएगी तो उसका तो सम 7 बनता है, तो वो तो काउंटिंग होगा। तो इस लाइन में से फजूल है ढूंढना एक एक करके। अब दूसरी लाइन पर मूव करके फौरन इस पर पहुंचे कि चूंकि इस लाइन में 2 तो आना है तो 5 के साथ जब वो आएगा तो फिर आप कह सकते हैं वो 8 बन जाएगा। अब चूंकि इससे अगली आउटकम जो है वो इससे जाहिर है बड़ी ही आनी है, इससे ज्यादा ही होगी, तो उसका जो सम होगा वो जरूर 8 से ज्यादा ही होगा। और उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाएं और देन 5 और 3 8 और ये जरूर 8 से ज्यादा होगा। और 5 और 2 7, सॉरी ये जो है ये नहीं आएगा। 6 और 2 8, 8 या 8 से ज्यादा। सम ऑफ द डॉट इज 8, या तो वो 8 होना चाहिए या वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, 8 और मोर। तो देन फिर अगली लाइन पे मूव करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है ये 8 बनता है, ये बनता है एंड ये बनता है। अगली लाइन पर मूव करें तो ये बनता है, ये है, दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से आप इसको काउंट कर लेंगे, ये वाली बन गई, ये बन गई, ये बन गई और ये बन गई, एंड देन उनको आप काउंट करके और उसका रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो ये 15 आउटकम्स ऐसी बनती हैं जिनका सम ऑफ डॉट्स जो है वो 8 बना या 8 से ज्यादा। तो हमने वो तमाम आउटकम्स को काउंट कर लेना है कि जिनके डॉट्स का जो सम होगा वो 8 होगा या वो इवन 8 से भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन है सम ऑफ द डॉट इज इवन, यानी कि कितनी क्या चांस है, एक्चुअली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी क्या चांस है कि हम अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे और उसके ऊपर जो 2 नंबर आएंगे उनका जो सम करेंगे अगर उनको आपस में, तो वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर का आइडिया ना, जो 2 पर डिविजिबल हो जाए। जैसे पहली जो 2 आउटकम्स हैं, पहली जो आउटकम है 1 और 1, इसको अगर आप सम करोगे तो वो 2 बनता है टोटल, एंड 2 इज एन इवन नंबर। आपने कहना कि बिल्कुल ये एक आउटकम ऐसी है जिनका रिजल्ट का सम जो है वो इवन बनता है। आगे है 1 2 3, 3 तो इवन नहीं है। आगे है 1 3, ये बन गया 4, 4 एक इवन नंबर है, तो फौरन आप कह देंगे ये भी है। अगर आप नोट करेंगे ना, आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, ऐसा ही है ना, या वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। 36 नंबर है तो फिर जरा थोड़ा सा आपके लिए आसानी रह गई। आपने कहा जी आधे इवन होने हैं, हर एक छोड़ के एक इवन आने। जैसे अगली लाइन में देखेंगे तो ये वाला इवन होगा, ये इवन होगा, ये नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो ये इवन, ये इवन। तो आपको हर लाइन से 3-3 ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि जो इवन होंगे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी काउंट करना। तो हम कह देंगे डायरेक्टली ये टोटल 18/36 आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन है अ डबलेट। डबलेट कहते हैं सेम नंबर, यानी कि अगर पहली डाइस पर 1 है तो दूसरी डाइस पर भी 1 ही है, तो इसको हम डबलेट का नाम दे देते हैं। तो इसमें 6 डबलेट हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो डबलेट ऐसी आउटकम जिसमें जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, दोनों रिजल्ट्स जो है वो सेम ही आ जाते हैं, तो इसे हम डबलेट का नाम बोल देते हैं। तो ये 6 आउटकम्स ऐसी हैं जो डबलेट हैं, यानी कि सेम रिजल्ट ऑन बोथ ऑफ द डाइस। जी नेक्स्ट वन है product of numbers on the dice is divisible by 4। divisible का मतलब होता है कि पूरा पूरा तकसीम हो जाना, नो रिमाइंडर। तकसीम भाई 4 5 जो 7 है वो 4 से तकसीम हो जाता है, यस 7 4 से तकसीम हो जाता है, तो उसे हम डिविजिबल नहीं बोलेंगे चूंकि उसका रिमाइंडर आ जाएगा, या आप कह लें डेसिमल में आंसर आ जाएगा। हाँ 8 को हम जरूर कहेंगे कि वो 4 पर डिविजिबल है। डिवाइड तो हर कोई हो जाता है, लेकिन डिविजिबल का वर्ड होता है विद नो रिमाइंडर। तो कहता है कि
कितनी आउटकम इनमें से ऐसी हैं जिनका आउटकम का आपस का प्रोडक्ट किया जाए और वो जो आंसर बने वो डिविजिबल बाय 4 हो। लाइक पहली जो लाइन है उसमें अगर आप 1 1 की बात करें तो इनका प्रोडक्ट 1 into 1 1 ही बनता है, जो कि 4 पर डिविजिबल नहीं है। अगली जो आउटकम है वो 1 2 है, प्रोडक्ट करेंगे 1 और 2 को तो 2 बनता है, वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। हाँ, 1 4 का प्रोडक्ट 4 बनता है और वो डिविजिबल बाय 4 है, हम काउंट कर लेंगे। 1 5 1 6 नहीं है। 2 2 4 बनता है और 2 2 चूंकि 4 बनता है, ये डिविजिबल बाय 4 है। ये बनता है 6 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 8 10 12, क्या 12 बनता है डिविजिबल बाय 4? यस, 12 जो है 4 3s are 12 तो डिविजिबल बाय 4 बनता है। तो इस तरह से आपने ये नोट करना है। कोई इसका कोई आप समझ लें कोई फार्मूला टाइप कोई चीज नहीं है। यस, इसी तरह से थोड़ा सा जितनी जल्दी आप सेंस करते जाएंगे, जैसे आप कहें जी 3 1 3 नॉट 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 बनता है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 4 नहीं है, 8 बनता है। तो इस तरह से करके आप इसे बहाल काउंट कर लेंगे और देखेंगे कि ये टोटल 15 आउटकम्स आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें जो नंबर्स हैं, अगर आप इन नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिविजिबल बाय 4 बनेगा। तो आई थिंक सो कि आपको ये चीज जो है 2 डाइस एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। फिलहाल तो आपको यही करना है कि जो एक्सपेरिमेंट जिसकी बात की जाए, जिससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कंसर्न हो, आप उसकी सैंपल स्पेस बनाओ, यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम्स। फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो कॉल इट एज इवेंट, कि जी हमारी इसमें इंटरेस्ट है, हमारी तो बस ये इंटरेस्ट है कि जी 666 आना चाहिए, ये हमारे लिए इवेंट है। अगले अगर पार्ट की बात करें तो ये इवेंट है, अगले पार्ट की बात करें तो ये इवेंट है, ये इवेंट है। तो इवेंट तो कुछ भी, इंटरेस्ट तो हमारी कुछ भी हो सकती है जी, 8 से कम नहीं आना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 4 का डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से करके हम ये सारी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अच्छा ये एग्जांपल ना आपके बुक में जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि स्लाइडों में हमारी मजबूरी होती है, हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर प्लेस करनी होती है, तो इसलिए शायद आपको आगे पीछे कुछ चीजें नजर आए, लेकिन मेनली ये सारे कंटेंट आपको उधर अवेलेबल होंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 4। ऐसी मतलब वो कहता है जी 2 डाइस थ्रो की हैं, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रिजल्ट आएगा, जो आपने डाइस थ्रो की हैं, जो रिजल्ट आएगा उनका आपस का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा। अब 1 और 1 का आपस का डिफरेंस तो 0 का है, ये तो नहीं काउंट होगा। 1 2 भी नहीं होगा, 1 3 भी नहीं होगा, 1 4 भी नहीं होगा। हाँ, 1 5 जरूर होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो आपस का 1 5 का जो है वो 4 का है। अच्छा, जब बात करते हैं ना हम डिफरेंस की, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं पूछूं कि 1 5 का डिफरेंस क्या है, 1 5 का डिफरेंस क्या है, तो आप कहें जी कि ये तो 1 माइनस 5, तो दैट्स -4 बनता है, 4 नहीं बनता। तो आपको क्या कहा गया है कि 1 को पहले रखना है, ठीक है ना? ये तो आप अपनी मर्जी से 1 पहले रख रहे हो ना, तो क्यों आप ऐसा नहीं कर लेते? तो फिर तो 4 ही का बनता है। तो लाजमी तो नहीं है कि जो पहले बोल दिया उसने पहले ही रखना है। तो डिफरेंस इनका जो है वो 4 का है। जैसे अगर कोई 2 शख्स हैं और एक 2 साल उनसे बड़ा है, या तो हम यही कहेंगे ना उनका एज डिफरेंस 2 साल का है। तो यहाँ पर ये तो नहीं मेंशन कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, यहाँ कंसर्न भी नहीं है। तो जब हम कहते हैं जो उनका एज डिफरेंस 2 साल का है, तो सिंपली आप उनके दरमियान जो एजेस के डिफरेंसेस हैं, तो सिंपली आप उनको जो है वो ये चीज बता देते हैं। और उसमें ये नहीं हमें कंफर्म होता है जी कौन बड़ा, बस उनका डिफरेंस आपस का जो है वो 4 है। तो अब हमने यहाँ से नोट कर लेना है कि कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिनका डिफरेंस 4 है। जैसे 1 5 का डिफरेंस 4 है, लेकिन 1 6 काउंट नहीं होगा क्योंकि उनका डिफरेंस 5 का बन जाता है। अच्छा, अगली लाइन पे जाएंगे तो 2 5 का डिफरेंस अगर देखा तो 3 बनता है, 2 6 का 4 बनता है, इसका मतलब ये भी काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस तो शायद कोई भी नहीं है, 3 का बनता है ना, 4 का नहीं बनता। और फिर नेक्स्ट लाइन जो है 4 1 वाली लाइन, इसमें इसका डिफरेंस जो है वो 3 का बनता है, फिर कम होता जाता है, लास्ट पे चले जाएं तो वो 2 का बन जाता है, ये भी काउंट नहीं होगा। हाँ, ये काउंट हो जाएगा 5 1 बिकॉज इट्स डिफरेंस इज 4, और 5 6 में नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर देखा जाए तो 6 2 आएगा,
और फिर शायद इसमें से और कोई नहीं आएगा। तो एक ये वाला आ जाता है 15, देन 26 और शायद यही है 4 आउटकम्स ऐसी बनती हैं जिनका आपस का डिफरेंस जो है वो 4 का बनता है। तो ये यानी कि कोई देखना ही, मतलब जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सैंपल स्पेस से काउंट कर लें ये कितने बनते हैं। नंबर ऑन द 2 डाइस डिफर, उनका आपस का डिफरेंस बाय मोर देन 2, उनका डिफरेंस 2 से ज्यादा होना चाहिए। वो कितनी आउटकम्स है? पहली आउटकम का तो डिफरेंस 0 है, दूसरी आउटकम का डिफरेंस 1 है, तीसरी आउटकम का डिफरेंस जो है वो 2 है, लेकिन उसने कहा था डिफरेंस 2 नहीं, उससे मोर होना चाहिए, तो फिर ये भी काउंट नहीं होगा। 1 4 इनका डिफरेंस 3 का है, ये जरूर काउंट होगा और इसके बाद सारे काउंट हो जाएंगे क्योंकि 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट लाइन में अगर देखा जाए तो ये तो काउंट नहीं होंगे क्योंकि 2 4 का डिफरेंस 4 है और उसने कहा है मोर देन 2, तो फिर 2 5 और 2 6 काउंट हो जाएंगे और एंड सो ऑन। आप इसी तरह से हर लाइन में से देखते जाएंगे। जब थोड़ा सा आपको चीज देखे ना, आपको कंसर्न क्या था, चीज समझ आ गई, ओके फाइन कि ये है, अब ढूंढना है तो फिर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी जल्दी आप लोग वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये 12 आउटकम्स आपको इस पूरे सैंपल स्पेस से ऐसे मिलेंगी जिनके नंबर्स का आपस का जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब डिफरेंस की हम बात करते हैं तो हमारी ऑप्शनल नहीं होती, हमारा ये नहीं होता जो पहले नंबर लिखा वो पहले लिखते हैं, जो बाद वाला वो बाद में लिखते हैं, तो जी ये तो -4 बन गया। आप ये नहीं कहेंगे कि वो -4 है, बस 1 5 का डिफरेंस 4 का है, किसने आपको कहा कि 1 पहले रखना है, इसलिए। थर्ड वन है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर बाय मोर देन 2। फर्स्ट नंबर is greater than the second number by more than 2। किसी को भेजिएगा। The first number is greater than the second number by more than 2। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है और मेंशन भी कर दिया है, सिर्फ ग्रेटर नहीं, उसने कहा मोर देन 2 ग्रेटर है। इसमें तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर ही नहीं है, ये तो लाइन वैसे ही कट गई, ये तो लाइन वैसे ही कट गई। एक मिनट, बस एक मिनट आप ना वेट कीजिएगा, हाँ एक मिनट वेट कीजिएगा।
चलिए शुक्रिया जी। चले जी, थोड़ा सा वो एक्चुअली रिटर्न में कुछ इशू आ रहा था, वो क्लियर है हमें। तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर बाय मोर देन 2। अब फर्स्ट ग्रेटर होना चाहिए सेकंड से। फर्स्ट नंबर 1 है, वो ग्रेटर देन सेकंड नंबर बाय मोर देन 2 नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। क्या इसे काउंट करेंगे? इस नंबर बाय मोर देन 2। इसमें नंबर तो सेकंड नंबर बड़ा है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट इज ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो आउटकम नहीं आएगी। ये आउटकम इसलिए नहीं आएगी कि आल्दो इसमें से फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है लेकिन 2 है, और उसने कहा मोर देन 2 ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी आउटकम नहीं आएगी। 3 2 भी नहीं आएगी, 3 3 भी नहीं आएगी, इसमें 3 5 भी नहीं आएगी, 3 6 जरूर आएगी, क्योंकि 3 फर्स्ट नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो ये इसमें ये भी नहीं आएगी। 4 1 जरूर आएगी, क्योंकि 4 और 1 जिसमें फर्स्ट नंबर है ग्रेटर देन सेकंड है बाय मोर देन 2 है, चूंकि वो 3 है, एंड सो ऑन। तो आप इसको काउंट करके देख लेंगे तो आपको 6 आउटकम ऐसी मिलेगी जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर होगा बाय मोर देन 2 ग्रेटर होगा। तो ये 6 आउटकम्स आपको ऐसी मिलेगी जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर होगा बाय मोर देन 2 ग्रेटर होगा, मोर देन 2। नेक्स्ट वन है 2 नंबर्स आर अलाइक, वही डबलेट वाली बात, दोनों नंबर एक जैसे हों, अलाइक एक जैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो 2 नंबर्स आर अलाइक। ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे ऑड नंबर्स आए, ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे ऑड नंबर्स आए। 1 1 दोनों पर ही ऑड है, 1 3 दोनों पर ही ऑड है, 1 5 दोनों नंबर्स पर ऑड है। पहली लाइन में 3 मिल गए, दूसरी लाइन में कोई भी नहीं होगा, इसलिए कि वहां एक नंबर इवन चल पड़ा है, तो दोनों तो ऑड हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है ये लाइन तो वैसे ही आउट हो जाएगी। 3 इसमें आपको मिलेंगे, 3 1 3 3 3 5, और ये लाइन में से कुछ नहीं मिलेगा। 3 आपको यहां से मिलेंगे और इस लाइन से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑड होने चाहिए। इसमें अगर एक ही इवन आ गया तो दूसरा तो ऑड नहीं, तो ये टोटल 9/36 है। तो पर्पस क्या है, थोड़ा सा समझाना कि जी जस्ट जो इवेंट है उसको जरा अंडरस्टैंड करें, सैंपल्स में इसे ढूंढ लें कि क्या इवेंट है और किस किस तरह से, तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन कंटिन्यू है, ये भी क्वेश्चन कंटिन्यू ही चल रहा है, और इसमें एक्चुअली कुछ वर्ड आपको मैंने एक्सप्लेन करने हैं, और जिसे आप उर्दू में या बोलते हो, एंड जिसे और कहते हो, और ये जो वर्ड है 2, ये हम बार बार यूज करेंगे, और एंड के वर्ड पूरी स्टैटिस्टिक्स में। तो अभी हमें इन वर्ड्स को जरा थोड़ा समझ लेना है कि जी जब ये वर्ड आ जाते हैं स्टेटमेंट में तो इससे क्या मुराद क्या ली जाती है। तो ऐसे ही मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर की है कि कोई क्लास है और उसमें 5 एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, जिसमें जो पहली स्टूडेंट है दैट इज गर्ल है, फिर ये बॉय है, गर्ल है और ये बॉय है। तो ये 5 स्टूडेंट हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। आपसे क्वेश्चन फर्ज करें ये किया जाए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, काउंटिंग करना, देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहे हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे हैं, टोटल कितने हैं जी, इसमें कितने हैं, तो गिन रहे हैं। तो ये भी हम, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जरा गिने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और वियर ग्लासेस, या तो वो लड़की हो, गर्ल हो, हाउ मेनी आर गर्ल्स और वियर ग्लासेस, या वो एनक पहनती हो। तो इसको काउंट करने का वे क्या है, गर्ल और वियर ग्लासेस। आप और से पहले जो वर्ड आ रहा है सिर्फ आपने उसको कंसंट्रेट करना है, छोड़ देना है आपने कि और के बाद क्या लिखा होगा। आप कहें जी पहले तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आप समझ लें आपका प्रॉब्लम ही आपको इतना कहा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, काउंट कर दे, 1 2 3, लिख दिया आपने कि जी 3 गर्ल्स हैं। अब क्या करना है,
फिर स्टेटमेंट को पढ़ना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, इस दफा इसे नहीं पढ़ना, अब और के बाद वाला वर्ड पढ़ना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वियर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं। अब उसमें गर्ल का तो जिक्र ही नहीं, हमें समझ ही नहीं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, ये तो हमारे लिए वैसे ही खत्म हो गया वर्ड, तो हमारे लिए वर्ड तो रह गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वियर ग्लासेस। पहले पढ़ रहे थे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, आगे क्या पता, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वियर ग्लासेस। अब हम ग्लासेस यूज कर, इसमें मेंशन नहीं है कौन, जो भी ग्लासेस यूज कर रहा है आपने उसे काउंट कर देना है, ये ग्लासेस यूज कर रहा है और ये ग्लासेस यूज कर रहा है। भाई गर्ल्स का जिक्र नहीं है ना, गर्ल तो आप पढ़ ही नहीं रहे, आप तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वियर ग्लासेस, तो काउंट कर लिया, तो आप कहें ये 2 है, तो 3 गर्ल्स थी, 2 इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपने काउंट करना है और किसी को भी डबल काउंट नहीं करना, 2 दफा नहीं काउंट होना चाहिए। अब देखिए ये जो एक ऐसा है, ये चूंकि गर्ल्स था तो ये काउंट हो चुकी था ये स्टूडेंट, और जब ग्लासेस की बारी आई है तो दोबारा फिर काउंट हो गया है, ये तो 2 दफा नहीं काउंट हुआ। तो आपने देखना है कि कोई ट्वाइस तो नहीं काउंट हुआ, कोई 2 दफा तो नहीं काउंट हुआ, हाँ एक स्टूडेंट ऐसा बनता है जो 2 दफा काउंट हो गया है। तो आपने क्या करना है, अब इसकी सही काउंटिंग करने के लिए जो और से पहले का वर्ड है, और से पहले का वर्ड वो आपने काउंट करके लिख देना है, प्लस जमा कर देना है जो और के बाद का वर्ड है, और फिर माइनस कर देना है, देखना है कोई दोबारा तो नहीं, 2 दफा तो नहीं काउंट हुआ। ये चीज को समझ लें, फिर अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले सिर्फ आपने और से जो पहले का वर्ड है वो काउंट करना है, फिर और के बाद का वर्ड काउंट करके ऐड कर लेना, जहां पर भी वर्ड और हो आपने ऐड कर देना है, और फिर एक दफा दोबारा रिव्यू करना है, कोई 2 दफा तो नहीं काउंट हुआ, कोई 2 दफा तो नहीं इस काउंटिंग में आ चुका है। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड लिखा था जिसको मैंने कहा था या, और बता दिया कैसे, और मैथमेटिक्स में ना ये वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, और के लिए यूनियन, पढ़ा था ना सेट थ्योरी में। एक्चुअली ना ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी जो कैलकुलेशन है वो सेट से आई है, सबसेट, आपने लफ्ज भी सुना सबसेट सुपरसेट, उधर से आई है। क्योंकि आपके कोर्स में सेट्स थ्योरी नहीं है तो मैं फिर आपको साइड पे लेके नहीं जा रहा, अदरवाइज ये सेट से ही इसकी कैलकुलेशन आई है, इसको यूनियन बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जरा रिवाइज कर ले कि अगर अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉल करें तो यूनियन कैसे हम लोग यूनियन फाइंड कर लेते हैं। फर्ज करें एक सेट ए है, एक सेट आपके पास जो है वो ए है, सेट ए 1 2 and 3, सेट बी 3 4 5, और आपको कह दिया जाए फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, क्या करें, सिंपल इज दैट, पहला सेट सारा लिख दे, इसमें जमा कर दें दूसरे सेट के एलिमेंट्स, ये तो मैं ठीक नहीं है ना, ऐसे तो नहीं ना फाइंड करते। फिलहाल मैंने क्या किया है, फिलहाल मैंने किया पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए, जमा करके, जमा करने का मतलब इकट्ठे करके लिख दिए, और फिर रिव्यू किया कि कोई डबल तो नहीं आ रहा, हाँ 3 2 दफा आ रहा है, एक 3 2 दफा आ रहा है, तो एक दफा हमने उसको जो है 3 चूंकि 2 दफा आ रहा है तो एक दफा हमने उसको जो है वो एक्चुअली रिमूव कर देना है, एक दफा हमने उसको जो है वो रिमूव कर देना है, तो आपके पास रह गया ये 2 जो है वो ऐसे ही रिमूव हो गया। मैं इसको तो 1 2 3 4 5, नाउ दिस इज द ट्रू वे यूनियन। तो जो मैंने आपको, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक एलिमेंट सारे लिख दिए, दूसरे सारे लिख दिए, फिर देखा कोई डबल तो नहीं हुआ, जितने डबल हुए वो एक एक दफा उसमें से निकाल दिया। अब जरा नोट करें कि जो मैं काम कर रहा हूं वो भी ऐसे नहीं कर रहा,
जो मैं आपसे डिस्कस ये चीज कर रहा हूं, ये भी तो ऐसे ही कर रहा हूं ना। मैंने कह रहा ये फर्ज करे सेट ए है, ये सेट बी है, मैं कहता हूं ए के सारे लिख दिए, 3 एलिमेंट लिख दिए, बी के सारे लिख दिए, वो 2 वो भी थे। फिर मैंने रिव्यू किया कि कोई डबल तो नहीं आ गया। हाँ जी, एक जो है वो 2 दफा काउंटिंग में आया, गर्ल्स में भी था वो काउंट कर दिया, फिर वियर ग्लासेस में भी वो आ गया, काउंट कर दिया, कितने जी 1 है, तो टोटल 4 बन गए। तो ये काउंटिंग करनी है। अगर और का वर्ड आ जाए, जिसे इंग्लिश में या कहते हैं, अगर मैथ में से लिखें तो हम लिखा करेंगे इसको यूनियन के साथ लिखा। तो हमें ये वर्ड क्लियर हो गया है कि और से पहले की जो स्टेटमेंट है गर्ल्स, वो काउंट करके लिख दें, और के बाद की जो स्टेटमेंट है वियर ग्लासेस, काउंट करके लिख दें। दोबारा देखें कि इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो गर्ल भी है वियर ग्लासेस भी है, जितने हैं उतने ही उसको माइनस कर देंगे और हम कहेंगे 4 स्टूडेंट इस क्लास में ऐसे हैं, या तो वो गर्ल है, अगर वो गर्ल नहीं है तो वो ग्लासेस जरूर पहन रहे हैं। तो टोटल 4 बनते हैं, ये देखें 1 2 3 4, या गर्ल है, अगर वो गर्ल नहीं है तो वो ग्लासेस जरूर यूज कर रहा होगा। गर्ल है, आप कहेंगे या इसमें क्या खूबी है, गर्ल है, ओके गर्ल है, गर्ल है। ये लास्ट मैंने इसलिए टिक कर दिया, गर्ल तो नहीं है लेकिन ग्लासेस तो यूज कर रहा है ना, और का वर्ड था या, जैसे नहीं हम कहते ये होना चाहिए, अगर नहीं तो ये होना चाहिए, आप दोनों को काउंट कर। तो ये तो था और का वर्ड, जिसे मैंने कहा हम यूनियन से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। अब जरा है एंड का वर्ड, और इसको हम मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन से ट्रांसलेट करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड वियर ग्लासेस। उसमें मैंने कहा कि आपने जब काउंटिंग करनी है तो सिर्फ ये वर्ड देखना है, दूसरा देखना भी नहीं है। रिवर्स में क्या करना है, ये नहीं देखना, सिर्फ ये पढ़ना है। लेकिन एंड, दोनों खूबियां होनी चाहिए। गर्ल, आप कहेंगे हमें गर्ल मिल गई है, गर्ल, लेकिन अभी काउंट नहीं करना, ठीक है, आप कहेंगे ये खूबी तो आ गई इसमें, वो गर्ल है। एंड का मतलब ये भी होना चाहिए, और ऐसी गर्ल होनी चाहिए जो ग्लासेस भी यूज कर रही है। ये तो नहीं है तो फिर ये दोबारा काट देंगे, ये नहीं हम काउंट करेंगे। गर्ल, ये तो गर्ल है ही नहीं। गर्ल बट नॉट वियर ग्लासेस, गर्ल ओके वियर ग्लासेस यस, दोनों खूबियां हैं, ये काउंट हो गया। गर्ल नॉट अ गर्ल, तो फिर सिर्फ एक। तो एंड, उस वक्त आपने एंड की काउंटिंग में क्या करना है, जिसमें दोनों खूबियां होंगी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये ऐसी एक आउटकम है, ऐसा एक रिजल्ट है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो आर का वर्ड होता है उसमें हम कहते हैं कि जी ये ऐसा है जिसमें कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए तो हम उस एक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम काउंट कर लेते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम काउंट कर लेते हैं। लाइक अगर मैं वही दोबारा से एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि जिसमें मैंने कहा था कि ये यूनियन है, और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, अब मैंने इस सेट में इसे नहीं लिखना क्योंकि ये दूसरे सेट में नहीं आ रहा, मैंने कहा दोनों में होना चाहिए। ये नहीं लिखना क्योंकि इसमें तो है, दूसरे में भी नहीं है, और में तो हम लिख देते थे, तो जी एक सेट में भी आ जाए तो लिख दें आप। 3 इधर है, मैं नोट करूंगा दूसरी साइड पर भी है, वो लिख दिया जाएगा। 4 इधर तो है, इधर नहीं है, 5 इधर है तो नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ ये, सिर्फ 3 ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? 3 एक ऐसा नंबर है विच इज द मेंबर ऑफ बोथ द सेट। अच्छा, इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो यूनियन सेट होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो ए सेट के होते हैं या बी सेट के? डोंट से दैट के दोनों के होते हैं। देखें 1 तो इसका मेंबर है लेकिन 2 तो नहीं है, 1 इसका तो नहीं मेंबर, बी सेट का तो नहीं मेंबर 1 ए का मेंबर है लेकिन बी का नहीं है, तो इसका मतलब दोनों सेट का तो नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स आर एट लीस्ट 1 सेट, कम से कम वो एक सेट के मेंबर है। देखें 1 सिर्फ इसका मेंबर है, बी का नहीं है। 2 इसका मेंबर है, बी का नहीं है। 3 मैंने कहा था एक सेट, कम से कम एक सेट में जरूर है। हाँ, ये दोनों में आ गया, कोई मसला नहीं, आ सकता है। ये भी एक सेट का मेंबर है, ये भी एक सेट का।
तो जो ए यूनियन बी होता है, आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी के जो मेंबर्स होते हैं वो कम से कम एक सेट में जरूर होते हैं। लाजमी नहीं है कि उन्होंने दोनों सेट में ही होना है, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके जो मेंबर हैं वो लाजमी हैं कि वो दोनों सेट्स में ही होने चाहिए, यानी कि वो इधर भी होना चाहिए और वो इधर भी होना चाहिए। लाजमी है कि वो जो मेंबर्स हैं वो दोनों सेट में ही होने चाहिए। और यही टेक्निक या यही आइडिया मैंने यहां यूज कर रहा हूं। और का वर्ड है, यूनियन का वर्ड है, लाजमी नहीं है जिसको काउंट करना है उसमें दोनों खूबियां होनी चाहिए। कोई एक गर्ल वाली खूबी है, काउंट कर दें। गर्ल नहीं है, कोई बात नहीं, वियर ग्लासेस काउंट कर दें। लेकिन जब एंड वाला वर्ड हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे उसमें ये दोनों खूबियां होनी चाहिए, फिर ही हम काउंट करेंगे, वरना नहीं। एंड आई थिंक सो कि आपको ये एंड और के वर्ड्स क्लियर हो गए। अब एक्चुअली ये जो मैंने आपसे एंड और किया था, ये उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और ये एक स्टेटमेंट आ गई, ये एक ऐसा इवेंट आ गया जिसमें और का वर्ड आ गया, इवन ऑन फर्स्ट और सम इज इवन, और का वर्ड आ गया। तो पहले तो जब हम इसकी काउंटिंग करना कंसर्न होगा, और के वर्ड से पहले लिखा हुआ इवन ऑन फर्स्ट, हम दूसरा पढ़ेंगे भी नहीं। और के बाद क्या लिखा हुआ, कहता वो बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ, पहले तो आप पढ़े इवन ऑन फर्स्ट। ऐसी आउटकम सम नहीं है यहां पर वर्ड, सिर्फ ये लिखा गया है इवन ऑन फर्स्ट कि पहली जो डाइस है उसके ऊपर इवन नंबर होना चाहिए। मैं ये रो सारी आ जाएगी, ये रो सारी आ जाएगी, क्योंकि ये रो ऐसी रो है जिसका पहला नंबर जो है वो इवन है। फिर अगली रो का पहला नंबर तो सॉरी ऑड मैंने कर दिया, वो इवन की बात हो रही थी। फर्स्ट नंबर इज इवन। ये नेक्स्ट रो नहीं आएगी क्योंकि उसका पहला नंबर इवन नहीं है। नेक्स्ट रो आ जाएगी क्योंकि उसका पहला नंबर इवन है। नेक्स्ट रो आ जाएगी, पहला नंबर इवन है। काउंट कर लिया, 6 6 12 6 18 नंबर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट नंबर जो है वो इवन है। 18 जिनका फर्स्ट नंबर जो है वो इवन है। अब नेक्स्ट वन जो है, अब हम और के बाद पढ़ेंगे, पहले को देखेंगे भी नहीं। और के बाद लिखा हुआ सम इज इवन, उनका सम इवन होना चाहिए। पहली जो रे है, अब हमें तो पता ही नहीं है कि इससे पहले क्या वर्ड है, हमने सिर्फ अपना आपको कंसंट्रेट करना, सम इवन वाले बस काउंट करते हैं। इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, ऐसे ही है ना। 5 1 6 6 इज एन इवन नंबर। इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इनका सम इवन है, देन इनका सम इवन है, इनका सम इवन है, और इनका सम इवन है। काउंट कर ले हाउ मेनी। हर लाइन में आपको 3 मिल रहे हैं, 6 लाइनें 18 ये भी बनती हैं, प्लस और का वर्ड आ गया, और का वर्ड प्लस 18। अब आपने ये देखना है कि कौन डबल काउंट हुआ है। ये तो एक ही दफा काउंट हो रहा है ना, ये भी एक दफा काउंट हो रहा है, ये भी एक दफा काउंट हो रहा है, लेकिन ये जरूर डबल काउंट हुआ है। क्यों? पहले ये इसकी वजह से, इवन नंबर की वजह से काउंट हुआ, फर्स्ट नंबर इवन की वजह से, और दूसरी वजह सम इवन की। तो ये 3 आउटकम्स ऐसी हैं जो डबल काउंट हो गई। 3 और 3 6 और 3 9, 9 आउटकम ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, किसकी वजह से, इवन ऑन फर्स्ट की वजह से, लेकिन वो दोबारा काउंट होगी चूंकि उनमें ये खूबी भी थी, तो हम उसको माइनस कर देंगे। अब हम कहेंगे कि हमारी अब काउंटिंग जो है वो ठीक हो गई है। तो 18 जो कि आर से पहले का वर्ड, प्लस 18 जो कि आर के बाद का वर्ड, माइनस 9 जो कि डबल काउंट आ रहा था, जितने डबल काउंट में आ रहे थे वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये बन गए 27। तो 27/36 ये वो चांस है कि जब हम कोई डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें या तो पहला नंबर इवन होगा, और अगर पहला नंबर इवन नहीं है तो फिर उन नंबरों का सम भी जरूर इवन होगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो है 7 जो नेक्स्ट इवेंट है, नंबर 2 ऑन फर्स्ट और सम इज ऑड। चलें शाबाश, इसको आपने परफॉर्म करना है और मुझे आपने इसका आंसर लिखाना है। आपने इसको परफॉर्म करना है और मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज इट्स आंसर। नंबर 2 ऑन फर्स्ट और सम इज ऑड, कि उनका सम ऑड हो। नंबर 2 ऑन फर्स्ट और सम इज ऑड।
करें शाबाश इसको। जी अरसलान। सर आई थिंक सर 21 आ रहा है। 21 आप कह रहे हो कि जी 21 काउंटिंग में आ गया। चलिए, आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? आपका माइक शायद प्रॉब्लम कर रहा है। ओके ठीक है। जी उसामा। सर 21 आ रहा है, ठीक है। 6 plus 18 minus 3। अच्छा ठीक है ठीक है। जी जवेरिया आपने किया है? नो सर, एक्चुअली मेरी मीटिंग बंद हो गई थी, मेरी अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा चले ठीक है ठीक है। जी अब्दुर्रहमान। सर पता नहीं कि मेरा 15 है। 15 आया। चले इसको अब हम देखते हैं। नंबर 2 ऑन फर्स्ट। पहली जो डाइस है, पहली जो डाइस है उसके ऊपर नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि और का वर्ड है। और के बाद क्या लिखा हुआ है हमने ये देखना भी नहीं है, हमने पढ़ना भी नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना कि कितनी ऐसी आउटकम है जिसका नंबर 2 ऑन फर्स्ट है। ये नंबर 2 ऑन फर्स्ट है। कितनी बनती हैं ये? 6। तो ये 6 आउटकम्स आ गए। सम ऑड होना चाहिए। हमें पता ही नहीं और से पहले क्या स्टेटमेंट है, हमें तो सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है। गिंदे जी जिनका सम ऑड है, इनका सम ऑड है, इनका सम ऑड है, 1 6 का सम ऑड है, इनका सम ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इसी तरह से ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। हर लाइन में आपको 3 मिल रहे हैं, 6 लाइनें हैं, इसका मतलब 18 ऑड मिलेंगे। आप 18 नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका सम जो होगा वो ऑड होगा। अब आपने रिव्यू करना है कि जी कौन से ऐसी आउटकम्स है। आप अपने अगर एग्जाम में आता है ना तो सैंपल स्पेस अपनी शीट पर बना लें, रफ शीट जो आपको स्केच शीट दी गई होगी, आप बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूं मार्क कर लिया करें, निशान लगा लिया करें कि ये तो काउंट हो गए। अब आपने देखना ट्वाइस काउंट कौन हुआ है, ये ट्वाइस काउंट हुआ है, क्योंकि नंबर 2 ऑन फर्स्ट में काउंट हो गया, ऑड की वजह से भी काउंट हुआ है। ये एक ही दफा काउंट हुआ, ये 2 दफा काउंट हुआ, ये भी 2 दफा काउंट हुआ है। ऐसा ही है ना? तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि ट्वाइस काउंट हो गए हमसे, हमने वो माइनस कर दिए, तो ये 21 बन गया। नेक्स्ट वन है नंबर 2 ऑन फर्स्ट एंड सम इज ऑड। ऐसी आउटकम्स काउंट करनी है जिसमें दोनों खूबियां हों। एंड का वर्ड आ गया ना, अब नहीं हमने कहना कि इसको आइसोलेट करके करना है, नो, अब हमने इसको जॉइंटली पढ़ना है।
नंबर 2 भी होना चाहिए, सम भी ऑड होना चाहिए। अच्छा, पहली आउटकम को तो देखना वैसे ही फजूल है क्योंकि उसमें नंबर 2 ऑन फर्स्ट तो है ही नहीं भाई। दोनों खूबियां, इसमें तो एक खूबी भी नहीं है ना, दोनों खूबी होनी चाहिए फिर ही काउंट होगा। तो आप कहें जी पहले तो नोट करें ना, सिर्फ नोट करें, काउंट ना भी करें कि नंबर 2 ऑन फर्स्ट क्या है। आप कहें जी ये नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, काउंट कर ले। मैं कहता हूं नहीं, ठहर जाए, क्या सम भी ऑड है? 2 और 3 सम जी, क्या दोनों खूबियां हैं? दोनों खूबियां हैं। नंबर 2 ऑन फर्स्ट डाइस भी है, सम भी ऑड है, अब इसे जरूर काउंट कर लेंगे। आप कहें जी ये भी नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, काउंट कर ले। मैं कहूंगा नहीं, सम ऑड है, नहीं जी सम इसका इवन है, ये नहीं काउंट होगा। नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, हाँ जी है, सम ऑड है, काउंट हो जाएगा। नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, सम ऑड है, नो नहीं काउंट होगा। नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, सम ऑड है, नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, सम ऑड नहीं है। नंबर 2 ऑन फर्स्ट है, नो, तो ये तो फिर वैसे ही सारे खत्म हो गए। तो कितने रह गए? 3 आउटकम ऐसी हैं जिनमें दोनों खूबियां हैं। क्या क्या? नंबर 2 ऑन फर्स्ट भी है और उनका सम करे तो वो भी ऑड है। तो आई थिंक सो कि आपको मैंने 2 जो वर्ड एक्सप्लेन किए हैं वो अब आपको समझ आ गए होंगे। एंड और ये यूनियन के साथ लिखते हैं, इसको हम इंटरसेक्शन के साथ जो है वो चीज जो है वो मेंशन करते हैं। जी सर हम ये और में ऐसा क्यों करते हैं कि जो दोनों में आ रहा है उसको माइनस कर दें? वो चीज उसको एक ना ही होती माइनस है ना, करें, लिखा रहने दें। अगर वो एलिमेंट तो एक ही है ना, 2 तो नहीं है ना। वो स्टूडेंट 2 थे, अगर वो ग्लासेस पहन रहे हैं, अगर वो लड़की है तो 2 तो नहीं है, वो तो एक है ना। तो हम उसको 2 कैसे लिख सकते हैं? क्लास में अगर फर्ज करें तो मैं कहता हूँ गिनो कि जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं या लड़की है, वो लड़की भी है, ग्लासेस भी पहनी हुई है, तो वो 2 स्टूडेंट गिनेंगे कि आप एक गिनोगे उसे? तो एक ही गिनोगे ना, 2 तो नहीं गिनोगे, एक ही एक ही गिनोगे ना। तो हाँ, तो एक दफा उसको गर्ल्स की वजह से काउंट कर लिया आपने, एक दफा आपने ग्लासेस की वजह से कर लिया उसको काउंट। आप कहें जी ये 2 दफा काउंट हुई, तो जितने 2 दफा काउंट होंगे उसे आप 1 टाइम माइनस करेंगे, फिर ही आप कर सकते हैं ना। यूनियन सेट, बिल्कुल ये यूनियन सेट है। और अगर आप अपने रिकॉल करें तो यूनियन सेट ऐसे ही करते हैं कि जो चीज दोनों सेट में आ जाए उसे 2 दफा नहीं लिखते, उसे एक ही दफा लिखते हैं। तो इसलिए हम उसको माइनस करके और फिर लिखते हैं। चलिए जी, एक और छोटी सी जरा ये कॉइन टॉसिंग और टाइस वगैरह से जरा हटके है। द एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्टेन कंपनी हैव इलेक्टेड 5 of their numbers to represent them on the employee management productivity council of the 5 has। कोई कंपनी है, उनके पास 5 एम्प्लॉइज हैं। पहला जो एम्प्लॉय उनके पास है वो मेल है और उसकी उम्र जो है वो 30 साल है मेल, उम्र उसकी 30 साल है। दूसरा जो एम्प्लॉय है वो भी मेल है और एज उसकी 32। थर्ड एम्प्लॉय फीमेल है, एज 45। नेक्स्ट एम्प्लॉय फीमेल विद एज 20। नेक्स्ट एम्प्लॉय मेल विद एज 40। दिस ग्रुप डिसाइड्स टू इलेक्ट अ स्पोक्सपर्सन बाय ड्राइंग अ नेम फ्रॉम अ हैट। उन्होंने क्या किया, ये 5 लोग थे, उन्होंने अपने उनमें से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पिक करना था, लेकिन उन्होंने कह दिया जी कि ये गड़बड़ हो जाएगी, जिसको बनाएंगे दूसरे एतराज करेंगे, हम सबके नाम एक हैट में डाल देते हैं, एक बॉक्स में एक हैट में डाल देते हैं। वो हैट में इसलिए कि जी शुरू से जब ये कॉन्सेप्ट आया था ना, तो ये था कि वो जी पेपर स्लिप पे लिख के ना, वो टोपी सी जो होती है ना, वो गोरों की बड़ी सी हैट होती है सन से बचने के लिए, तो वो और तो कुछ नहीं, तो उसी को उल्टा करके उसमें पर्चियां डाल लेते थे। तो इसलिए हम आपको हमारी स्टैटिस्टिक्स की बुक में ना हैट का ही वर्ड ज्यादा मिलेगा, बॉक्स कह दें। anyone else. This group decide to elect a spokesperson by drawing a name from a hat. What is the probability, क्या चांस है that a spokesperson will be, देखिए जी जो इलेक्ट होगा, जिसका नाम निकलेगा पर्चियों में से, वो कहता है या तो वो फीमेल होगी और उसकी एज जो है वो ओवर 35 होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी 5 लोग हैं, उनके पेपर स्लिप्स पे नाम लिख के एक बॉक्स में एक हैट में डाल दिए गए और एक पेपर स्लिप वहां से पिक की गई। कहता क्या चांस है जो पेपर स्लिप निकली है जिसको उन्होंने अपना स्पोक्स पर्सन रखना है, या तो वो कोई खातून होगी
या ना और का वर्ड है ना, इसलिए या वो कोई खातून होगी या उसकी उम्र जो है वो 35 साल से जो है वो ज्यादा होगी, कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम पढ़ चुके हैं और का वर्ड हो तो हमने और के वर्ड से पहले वाला वर्ड कंसंट्रेट करना है। काउंट हाउ मेनी फीमेल्स, 1 2 और प्लस। अब आपने सिर्फ इसे कंसंट्रेट करना है, आपको पता ही नहीं है पहले क्या लिखा हुआ है, बस आपने देखना ओवर 35 कितने हैं। दिस वन इज ओवर 35 एंड दिस वन इज ओवर 35। आपने इसे भी काउंट करके लिखना है 2। अब रिव्यू करें कि 2 दफा तो नहीं कोई काउंट हुआ, ये हो गया 2 दफा, वो फीमेल में काउंट हो गया था वो एज की भी वजह से, और शायद एक ही है -1 तो 2 + 2 2 फीमेल है, 2 ओवर 35 है और एक पहले ही काउंट हो चुका था वो मैंने माइनस कर दिया है, और डिवाइडेड बाय 5। एक्चुअली फार्मूला क्या यूज किया जा रहा है, Na/ns, Na/ns। एस टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है ना, एक ये 2 5 लोग हैं टोटल, 5 टोटल पॉसिबिलिटी थी, 5 लोगों के नाम थे, टोटल पॉसिबिलिटी 5 थी, सैंपल स्पेस कह दें, और 5 में से कहता जी कि जिसका नाम निकलेगा या तो वो फीमेल होगी या वो उसकी एज जो होगी वो ओवर 35 होगी। तो आई थिंक सो और की काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्टली शायद एग्जाम में ऑलमोस्ट आ ही जाता है इसका प्रॉब्लम। तो सिंपल इज दैट, और के वर्ड से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है जो वर्ड है उसे काउंट कर लें, प्लस और के वर्ड का बाद वाला काउंट कर लें, माइनस अगर कोई डबल काउंट हुआ है, नहीं हुआ तो दैट्स फाइन, अगर कोई डबल काउंट हुआ है तो जैसे फर्ज करें वो एग्जांपल मैंने की थी, लेट्स एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5, और ए यूनियन बी बनाना है तो जैसे पहले कर लेते, पहला सेट लिखते हैं फिर दूसरा सेट लिखते हैं। अब देखें कौन डबल काउंट हुआ है, ये कोई भी नहीं, तो दैट्स ओके, ठीक है, नहीं होगा तो ना सही। हाँ अगर हो गया कोई डबल काउंट दोनों में आ गया तो वो फिर माइनस कर दिया जाएगा, अदरवाइज दैट्स फाइन। अच्छा ये एक एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर देना आपको, और उसके बाद के जो बाकी 3-4 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देखे बगैर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये कोई एक टेबल दिया गया है। क्या है टेबल, इस टेबल में इस साइड पर स्टूडेंट्स की एजेस दी गई हैं, एजेस, और इस साइड पे वेट दिए गए हैं। पूरा डेटा जो है उसमें 400 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, 400, जिसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 10 से 20 साल के दरमियान में है, और उनका जो वजन है वो 50 से 60 साल के दरमियान में, उनका जो वजन है वो 50 से 60 केजी के दरमियान में। एज उनकी 10 से 20 साल के दरमियान है और उनका वजन 50 केजी से 60 केजी के दरमियान में आ रहा है। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, रिस्पोंडेंट स्टूडेंट्स, जिनकी एज तो 10 से 20 साल के दरमियान ही है, लेकिन वजन उनका जो है वो 61 to 65 केजी के दरमियान में है। 35 की एज भी उतनी ही है, 10 से 20 साल ही है, लेकिन उनका जो वजन है वो एक्चुअली 66 से लेके 70 केजी के दरमियान में है। तो आप कह सकते हो 85 स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल जिनकी एज 10 साल से लेके 20 साल के दरमियान में है। उनमें से 85 में से 20 का वेट 50 से 60 केजी के दरमियान आ रहा है, 30 का वेट 61 से 65 की लिमिट में आ रहा है, और 35 का वेट जो है वो 66 से 70 की लिमिट में आ रहा है, एंड सो ऑन। आई थिंक सो कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस साइड पे पढ़े तो आप कहेंगे 20 स्टूडेंट का वेट 50 से 60 है, 28 का वेट भी 50 से 60 है लेकिन उनकी एज डिफरेंट है, 36 का वेट भी 50 से 60 है लेकिन उनकी एज डिफरेंट है, और 35 का वेट भी 50 से 60 है लेकिन उनकी एज डिफरेंट है। टोटल 119 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वजन 50 केजी से लेके 60 केजी में वेरी करता है, लेकिन मुख्तलिफ एजेस के साथ करता है। अब ये 400 स्टूडेंट हैं, वो कहता है जी इनमें से एक स्टूडेंट हमने सिलेक्ट करना है।
द स्टूडेंट हैज एज लेस देन और इक्वल टू 30। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी जिसका फार्मूला हमारे पास होगा NA ओवर NS। टोटल पॉसिबिलिटीज तो हमें पता है 400 में से किसी ने आना है, वो तो डायरेक्टली लिख दिया। ए, कितने स्टूडेंट हैं जिनका वजन, जिनकी एज 30 साल या 30 साल से कम है? 30 साल है या 30 साल से कम है। द स्टूडेंट हैज एज लेस देन और इक्वल टू 30। ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से कम है, 20 साल तक है ना, वजन का तो इसमें जिक्र ही नहीं हो रहा। ये तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल या उससे कम है, 21 से 25 वाले हैं। ये तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 30 या 30 से कम है। ऐसे ही है ना? इसका मतलब हो गया ये सारे स्टूडेंट वो हैं जिनकी एज या तो 30 साल है या वो 30 साल से कम है। तो ये बनते हैं 300। काउंटिंग कर ली, लेकिन बात प्रोबेबिलिटी की है तो डिवाइड कर लिया तो 3/4। यानी कि अगर आप 400 में से कोई स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करें तो कहता है 3/4 चांस है कि उस स्टूडेंट का वेट नहीं पता, लेकिन एज उसकी जो है वो 30 साल या उससे कम ही होगी। अब बी पार्ट आपने खुद करना है। इसमें यह वर्ड आ रहा है, इसमें ये वर्ड आ रहा है और इसमें ये वर्ड आ रहा है। और का वर्ड आ रहा है। करें शाबाश। पहले बी पार्ट करें और अब उसका मुझे आंसर लिखवाएंगे आप। बी पार्ट करके और उसका मुझे आपने आंसर लिखवाना है। जी शाबाश। द स्टूडेंट हैज एज 21 to 25। तमाम लोग जिनकी एज 21 से 25 साल के दरमियान है वो काउंट कर लें। ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जिनकी एज 21 से 25 साल के दरमियान है। तमाम स्टूडेंट जिनकी एज 21 से 25 साल के दरमियान है। 100 और का वर्ड है प्लस। अब दूसरा करैक्टरिस्टिक्स देखें, जिनका वेट 66 to 70 है। ये तमाम लोग वो हैं जिनका वेट 66 to 70 है। हाउ मेनी? 156 है। ये 156 है। एक मिनट से
द स्टूडेंट हैज एज 21 to 25, weight 66 to 70, और अब आपने देखना है कि इनमें कोई डबल काउंट तो नहीं हुआ, ये 36 डबल काउंट हो गए, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको काउंट कर चुके थे, क्योंकि ये जब आपने काउंटिंग की उसमें भी आ गया, ये काउंटिंग की उसमें भी आ गया, तो 36 ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे और दोबारा भी काउंट हुए, तो वो आप माइनस कर दें, जो भी इसका प्रॉपर आंसर आ जाए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको, अब मुझे प्रॉपर उसके नंबरिंग पेज की नहीं याद, लेकिन अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। क्लियर? आप फिर मुझसे नेक्स्ट टाइम इसको, इसके आंसर को, जो देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ना मैं करता जाऊं ना, मैं तो 100 क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन आप अपने इनपुट देंगे, हो सकता है आप सारे नाम पूरा आइडिया ना समझ सकें, लेकिन आप अपने तौर पर अगर अपनी इनपुट दोगे तो देन आप लोग बिल्कुल आप उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह से, तो आपका नेक्स्ट हम इसका रिस्पांस लेंगे इस पे। अच्छा, एक 2 वर्ड हमने एक्सप्लेन करने हैं, 2 वर्ड्स हमने एक्सप्लेन करने हैं। अक्सर आपने टीवी पे फर्ज करे कोई ऐड आती है और उस पर एक कोई आ जाता है कि जी फलां प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली ऑन जियो टीवी, इस तरह से वो वर्ड बोल देते हैं, या एडवर्टाइजमेंट चल रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन जियो टीवी। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ उसमें, किसी और पे नहीं, सिर्फ उसमें किसी और में नहीं, एक्सक्लूसिवली ऑन जियो टीवी, सिर्फ जियो टीवी पर, किसी और टीवी पे नहीं आएगा ये एक्सक्लूसिवली। फर्ज करें 2 मेरे पास इवेंट है, इवेंट का हमें पता है और मैं ये भी पढ़ चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं कि एक एग्जांपल में 15-15, 20-20 इवेंट भी बनाए जा सकते हैं, जो मर्जी देखें, ये 6, 7, 8, 9, 10 सारे इवेंट ही तो हैं। तो यहां पर मैंने फिलहाल 2 इवेंट्स का जिक्र किया हुआ है। लाइक आप इसे कह दें कि ये सैंपल स्पेस है, ये वाली सैंपल स्पेस है, और बाकी 2 जो हैं ए और बी, ये 2 इवेंट हैं। अब आपको पता है हर इवेंट में सैंपल पॉइंट होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, और इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है ना। लाइक चले मैं थोड़ा सा इसको जरा कर लूं, फर्ज करें ये एक सेट है, ये सबसेट है ना, उसके 2 एलिमेंट्स हैं, और एक सबसेट और ले लिया मैंने, तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि सबसेट में जो सबसेट्स आपने लिए हुए हैं, पॉसिबिलिटी तो है कि उसमें कोई एलिमेंट कॉमन भी आ सकता है। तो यही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो बिग बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, फॉर्मूले ये सैंपल स्पेस है, उसमें से एक सबसेट आपने ए ले लिया, एक सबसेट आपने बी ले लिया, और पॉसिबिलिटी है कि आप कहें जी कि क्या 2 जो सबसेट लिए हुए हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है, तो शायद उनमें कोई कॉमन आ जाए, इसलिए मैंने इनको ओवरलैप कर दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि जो एलिमेंट ए में हैं वो बी में नहीं हो सकते, तो इस वक्त तो हैं, तो फिर हम इसको वर्ड बोल देते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे सबसेट्स यानी कि इवेंट्स जिनके कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन हो जाएं, उन इवेंट्स को हम कहते हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जो एलिमेंट ए सेट में आ गया वो और बी सेट में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखें, ये तो दोनों सेट में आ रहा है, तो इसे हम क्या लफ्ज बोलते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब उनके दरमियान कोई ना कोई आउटकम, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लाइक एक सेट सी है, फर्ज करें 1 और 2, चले अब मैं कहता हूं कि ए ये है और बी ये है, इसके एलिमेंट है 3, 6, इसके एलिमेंट है 1, 2, तो फिर तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूं कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं आ सकता, तो जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, तो क्या बोलेंगे वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपस में
म्यूचुअली आपस में उनके एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर वो बी में है तो ए में नहीं है, अगर वो ए में है तो वो बी में नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहां पर क्या है, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और उनमें कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई वैल्यू है वो कॉमन जरूर है। तो ये दो वर्ड मैंने आपसे एक्सप्लेन करने थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के वर्ड्स क्या है। अच्छा, फर्स्ट करें ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइनें मैंने शेड कर दिया है, इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखना हो तो ये जो लाइन ड्रॉ की है वो या तो वो लाइन ए सेट में आ रही है या वो लाइन बी सेट में आ रही है। ऐसा ही है ना, वो सेट ए में है या बी में है, या वो लाइन ए सेट में है या वो लाइन बी सेट में है। और ये लाइन अलबत्ता ऐसी जरूर है जो कि दोनों सेट में ही आ रही है। ये वाली लाइन, ये वाला पोर्शन ऐसा ही है ना, ए भी अभी इधर तक चल रहा था, बी भी चल रहा था। तो फिर अब ये बताना हो कि ये शेडेड अगर रीजन में आपको मैं कहूं कि जरा बताएं कि ये जो लाइनें हैं वो किधर लगी हुई हैं। एक बात तो क्लियर है, पूरी की पूरी लाइन दोनों सेट में तो नहीं है। हाँ, इतने पोर्शन में जितनी लाइन है वो तो आप कह सकते हो कि दोनों सेट में आ रही हैं, लेकिन ये जो लाइन है ये दोनों सेट में नहीं है, ये सिर्फ ए में है। ये जो पोर्शन है लाइन का ये सिर्फ बी में है। हाँ, अलबत्ता ये जो पोर्शन जरूर आप ऐसा पोर्शन है जिसे आप कह सकते हो कि ये दोनों सेट्स में ही ये पोर्शन आ रहा है। तो फिर इसको कैसे लिखें? तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है ये एटलीस्ट वन इवेंट में जरूर है, कम से कम एक में उसका पोर्शन जरूर है। ये देखें, ये सिर्फ एक में ही है उसका पोर्शन, ये सिर्फ एक ही में है उसका पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन दो में जरूर है। तो कम से कम सिर्फ एक में उसका पोर्शन जरूर है, एटलीस्ट वन। तो अगर मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो यूनियन, तो आप कह दें कि ये मैंने दो मैंने यहां इवेंट लिखे हुए हैं, और दो इवेंट को अगर आप शेडेड एरिया की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि ये मैंने यूनियन करके इनका जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिखें तो मैं कह सकता हूं, ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी आपसे शेयर किया। आप कहें जी ए का सारा हिस्सा ले ले, ओके, ए का तमाम पार्ट ले लिया, प्लस कहते हैं बी का भी तमाम हिस्सा ले ले। लेकिन अगर एक चीज नोट करें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये दो दफा नहीं काउंट हो गया। जब मैंने ए को काउंट किया है, ए को, तो ये तो काउंट हो गया है। मैंने बी को काउंट किया, ये दोबारा काउंट हुआ है, ये वाला पोर्शन, तो ये तो दो दफा काउंट हुआ है। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए एंड बी पोर्शन है। ऐसा ही है ना, ए एंड बी, जिसको आप इंटरसेक्शन से लिखें। तो वो जो मैंने बात आपको वर्बली बताई, काउंट दिस प्लस काउंट दिस माइनस सबट्रैक्ट, अब जरा उसको मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए का सारा हिस्सा ले ले प्लस बी का कर ले, अगर उनमें कॉमन हुआ, जितना कॉमन हुआ वो माइनस कर दे, तो हमारे लिए ये माइनस हो जाएगा। इतना पोर्शन हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी अगर लिखना हो तो क्या करे, ए सारा ले ले प्लस बी सारा ले ले, माइनस जो इसमें से कॉमन आ जाए वो कर दें। उधर नहीं माइनस होगा। ये जो ये पोर्शन है इसमें भी उसी तरह से ही एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और कह देंगे कि जी ये पोर्शन ए यूनियन बी ही है, तो ए का सारा पोर्शन लेंगे, बी का सारा पोर्शन लेंगे, लेकिन जो कि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम इनमें से कोई चीज माइनस नहीं करेंगे। तो जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई पोर्शन कॉमन जरूर आएगा और हम उसको काउंटिंग करते वक्त माइनस करेंगे। लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और उनमें कोई भी चीज जो है वो पोर्शन कॉमन नहीं आएगी, और जाहिर है कि हम उसको माइनस जो है वो नहीं करेंगे। अब ये मैं क्या करने थे या क्यों मैंने समझाए हैं, ये एक्चुअली नेक्स्ट थ्योरम है, उसमें ये वर्ड यूज होने थे, तो उसलिए ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इनके रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, कल रिमेंबर आपका टेस्ट है 11:30 बजे। आईटी की क्लास कल नहीं होगी, उसकी जगह हम अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आपके जो ईमेल एड्रेसेस हैं, मेरा ख्याल कॉलेज में आपने अपने ईमेल एड्रेसेस जो है वो दिए हुए हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना ईमेल एड्रेस नहीं उसका है?
हैंड रेस करे जिसका ईमेल एड्रेस नहीं है, जिसका ईमेल एड्रेस नहीं है। ओके अच्छा, कल आपको आप 11:30 बजे रूटीन में जिस तरह से आप जूम पर कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से ही कनेक्ट होंगे और साथ अपनी ईमेल भी आप खोल लेंगे। तो ड्यूरिंग बल्कि 1-2-4 मिनट पहले ही आप कनेक्ट हो जाइएगा, तो साथ अपनी ईमेल भी खोलेंगे तो ईमेल में आपको ना एक पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। कल मैंने उसका थोड़ा सा आपको व्यू बताया था। तो ईमेल में आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसमें आप जब उस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे तो पहले वो आपका नाम पूछेगा, फिर आपका रोल नंबर, कॉलेज का रोल नंबर लिख दीजिएगा, एंड देन एक वो पासवर्ड पूछेगा और उस पासवर्ड लगाएंगे तो वो पेपर ओपन होगा। तो वो आपकी ईमेल का पासवर्ड नहीं है, उसको ईमेल पासवर्ड ना लगाते रहिएगा, ये वो पासवर्ड है जो मैंने लॉक किया हुआ है, ठीक। और जब आप इधर जूम पर आ जाएंगे, सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप अपनी मेल भी खोल लेंगे। तो मैं पूछ लूंगा कि हाँ सबकी मेल खुल गई है, तो वो लोग कहेंगे हाँ जी हमारी मेल वगैरह खुल गई है। तो बाकी चीजें आप लिख लेंगे, अपना नाम, अपना रोल नंबर वगैरह, लेकिन पासवर्ड वो आपसे डिमांड करेगा कि जी पासवर्ड नहीं आ रहा, तो वो पासवर्ड जो है वो मैं फिर लिख दूंगा। देन आपका पेपर ओपन हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम में उस पेपर ने बंद भी होना है, तो बी केयरफुल के आप उसको नोट करेंगे कि जी ये पेपर जो है वो टाइमली जो है वो आप कर सकें, ठीक है ना। तो कल मैं इधर ही अवेलेबल हूंगा और अगर आपने कोई चीज पूछनी होगी तो कल फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है जी। आज का लेक्चर कुछ इसी तरह से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने लगी है तो हमें अपना क्लासरूम खाली करना है।